अरे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। पेगोरचिट एकेडमी शुरू ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा 2 का चैप्टर चल रहा है। अभी अध्याय 2 का हम लोगों ने शुरू कर रखा है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यवसायिक संगठन के जो विभिन्न स्वरूप हैं इसमें जैसे एकल स्वामित्व व्यवसाय है, हिंदू अविभाजित परिवार है, साझेदारी व्यवसाय है, सहकारी संगठन है और संयुक्त पूंजी कंपनी है। इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय, हिंदू अविभाजित परिवार ये अपने कंप्लीट हो गए हैं। साझेदारी का अपना टॉपिक चल रहा है। साझेदारी व्यवसाय जो है इसका टॉपिक अपना चल रहा है। साझेदारी व्यवसाय इसका टॉपिक चल रहा है अपना। ये जो है पार्टनरशिप बिजनेस, इसके बारे में हमारा अभी टॉपिक चल रहा है। और आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है पार्टनरशिप जो है उसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, उसका पंजीयन किस प्रकार से होता है तथा पंजीयन न करवाने पे साझेदारी पे क्या प्रभाव होता है। साझेदारी जो फर्म होती है, व्यवसाय होता है, उसके ऊपर पंजीयन न करवाने पे क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आ जाता है साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन। साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932, इसमें ये लिखा हुआ है कि साझेदारी का जो पंजीयन है वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। साझेदारी का जो पंजीयन है वो ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं है। अगर साझेदार चाहें तो इसका पंजीयन करवा सकते हैं और साझेदार नहीं चाहें तो इसका पंजीयन करवाना अनिवार्य भी नहीं है। तो इस प्रकार से साझेदारी का जो पंजीयन होता है, समामेलन जिसको बोलते हैं, पंजीयन जिसको कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन जो है, साझेदारी के पंजीयन से आज से फर्म के पंजीयन अधिकारी के पास, फर्म के पंजीयन अधिकारी के पास, यानी साझेदारी का पंजीयन करने वाला जो अधिकारी होता है, रजिस्ट्रार होता है। साझेदारी का जो पंजीयन रजिस्ट्रार होता है उस राज्य में होता है जिस राज्य में साझेदारी का कारोबार चलता है। तो साझेदारी का जो पंजीयन अधिकारी के पास रजिस्टर होता है, अधिकारी के पास रहने वाले फर्मों के रजिस्टर में फर्म के नाम से संबंधित प्रविष्टि विवरण दर्ज करना। तो साझेदारी का पंजीयन कहता है, साझेदारी का फर्मों के पंजीयन अधिकारी के पास, पंजीयन अधिकारी वो होता है जो फर्मों का पंजीयन करता है, फर्मों का रजिस्ट्रेशन करता है, वो होता है। और ये अधिकारी उस राज्य में होता है जहां फर्म अपना कारोबार करती है। ठीक है। पंजीयन अधिकारी के पास रहने वाला जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में साझेदारी संबंधित विवरण जो होता है, नाम जो होता है, उसकी प्रविष्टि करना ही पंजीयन कहलाता है। तो इस प्रकार से साझेदारी का जो पंजीयन होता है वो ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता। लेकिन साझेदारी का पंजीयन नहीं करवाने पे फर्म पे निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रश्न बनता है, साझेदारी का पंजीयन नहीं करवाने पर
फर्म पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो? पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से होते हैं? कई बार क्वेश्चन होते हैं साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पे फर्म पे कौन कौन से प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से पहला जो आता है कि एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार, एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार, एक अपंजीकृत फर्म होती है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार जो होता है, इससे संबंधित दो बातें होती हैं। एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार जो होता है फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, फर्म पे किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। और अन्य साझेदार जो होते हैं, दो बातें हैं। दो बातें कौन कौन सी? एक तो फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, और दूसरा इसमें आता है अन्य साझेदारों पर भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। दो बातें हैं। एक अपंजीकृत फर्म होती है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो उसका जो साझेदार जो होता है, पार्टनर जो होता है, अन्य जो साझेदार जो पार्टनर्स होते हैं और अन्य जो फर्में होती हैं उन पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा जो आता है, फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। और तीसरा जो आता है, फर्म साझेदारों के विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। ये बातें हैं सब इसमें। तो इस प्रकार से एक फर्म अन्य जो पक्षकार होते हैं, बाहरी पक्षकार जो होते हैं, ये अन्य फर्में जो होती हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर नहीं कर सकती। किसी प्रकार का वाद होता है उनके खिलाफ प्रस्तुत नहीं कर सकती, और अन्य साझेदार जो होते हैं उसके खिलाफ भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से साझेदारी फर्म का पंजीयन नहीं करवाने पे फर्म पे पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं, एक नंबर पे अपंजीकृत फर्म का जो साझेदार जो होता है अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक बात। दूसरा है, अपंजीकृत का साझेदार फर्म पर भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। फर्म अन्य पक्षों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, और फर्म अन्य साझेदारों पर भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। इस प्रकार से एक अपंजीकृत फर्म जो होती है उसको
पंजीयन करवाना हालांकि ऐच्छिक होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये ऐच्छिक होता है, लेकिन फिर भी साझेदारी व्यवसाय में होने वाले अनेक प्रकार के मनमुटाव जो होते हैं, मतभेद वगैरह होते हैं, आदि को देखते हुए साझेदारी जो फर्म होती है उसका पंजीयन करवाना ही ठीक रहता है, पंजीयन करवाना ही श्रेष्ठ रहता है, फर्म के हित में रहता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है साझेदारी फर्म का पंजीयन नहीं करवाने पे पड़ने वाले प्रभाव। उसके बाद में आता है साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन। साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी का पंजीयन उस राज्य के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। साझेदारी का जो पंजीयन होता है उस राज्य के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, जिस राज्य में साझेदारी फर्म विद्यमान होती है, अपना व्यवसाय करती है, अपना कारोबार करती है। अतः साझेदारी के जो रजिस्ट्रेशन करने की जो विधि है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले 1 नंबर में इसमें आता है वो है फर्मों के रजिस्ट्रार के पास है फर्मों के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र के रूप में आवेदन करना। प्रपत्र है फॉर्म जिसको बोलते हैं के रूप में आवेदन करना। सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्म लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए छपा हुआ एक निर्धारित प्रारूप का फॉर्म होता है, प्रपत्र होता है, फॉर्म होता है, उसको सही प्रकार से भर करके और रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो फॉर्म होता है इसमें साझेदारी फर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे 1 नंबर पे हम लोग लिखेंगे, इसके अंदर फर्म का नाम, सबसे पहले क्या आता है, फर्म का नाम आता है। दूसरा, फर्म का स्थान या फर्म जहां अपना कारोबार करती है उस स्थान का हम लोग नाम लिखेंगे। उसके बाद में प्रत्येक साझेदार के प्रवेश की तिथि उसके अंतर्गत लिखी जाएगी। साझेदारों के नाम और पते लिखे जाएंगे। साझेदारी की जो अवधि है, इस प्रकार की सभी बातें इसके अंतर्गत लिखी जाएंगी। इस प्रकार से फर्म का नाम है, उसके बाद में सभी साझेदारों के नाम और पते हैं, पूरा एड्रेस टेलीफोन नंबर सहित लिखते हैं। उसके बाद में फर्म जहां अपना कारोबार करती है वो स्थान लिखते हैं, उसका ऑफिस वगैरह किस स्थान पे है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत लिखी जाती हैं। साझेदारों के जो प्रवेश की तिथि है वो भी इसके अंतर्गत लिखी जाती है। साझेदारों के प्रवेश की तिथि होती है वो भी इसमें लिखी जाती है। साझेदारी की अवधि लिखी जाती है, ऐच्छिक साझेदारी है या विशेष साझेदारी है, ये सभी प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। उसके बाद में प्रपत्र जो होता है या फॉर्म में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करवाना
उपयुक्त फोरम सही प्रकार से भर के, सभी प्रकार की बातें यथा स्थान में भर करके, उचित फॉर्म भर करके, और उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रकरण होता है, ये फॉर्म जो होता है निर्धारित शुल्क, जितनी फॉर्म के साथ शुल्क होती है उतनी फीस जो है साथ लगा करके फॉर्म के और रजिस्ट्रार के पास जमा करवा देते हैं, रजिस्ट्रार के पास जमा करवा देते हैं। और रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्र की जांच करना, रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्र की जांच करना। जब प्रपत्र या फॉर्म जो होता है रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दिया जाता है, उसके बाद में सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, प्रलेख होते हैं, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, फर्म संबंधी सभी प्रकार की जो जानकारी होती है, उससे संबंधी बातों का सही प्रकार से जांच करके, सही प्रकार से जांच की जाती है। और रजिस्ट्रार जब फर्म के पंजीकरण से संबंधित सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे वह सहमत हो जाता है, तो वह फर्मों का जो रजिस्टर होता है, फर्मों से संबंधित जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में उस फर्म का नाम व संबंधित विवरण जो होते हैं उसकी प्रविष्टि उसके द्वारा उसमें कर दी जाती है, उसकी प्रविष्टि जो होती है उसमें कर दी जाती है। और फर्म के रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र होता है वो उनको जारी कर दिया जाता है। इस प्रकार से साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ मान लिया जाता है। तो दूसरा जो टॉपिक था वो था साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण। एक टॉपिक आता अपना नाबालिग साझेदार, इसकी जानकारी होनी भी बहुत जरूरी होती है। नाबालिग साझेदार, नाबालिग साझेदार जो होता है, नाबालिग साझेदार या अवयस्क साझेदार, नाबालिग या अवयस्क साझेदार वह होता है जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है। आप लोग जानते हो साझेदारी का जो जन्म होता है वो आपसी समझौते के द्वारा होता है। इसमें दो व्यक्तियों के मध्य आपसी पारस्परिक संबंध होता है, दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है, इसलिए दो व्यक्तियों के मध्य जो है पारस्परिक संबंध के द्वारा एक अनुबंध से साझेदारी का जन्म होता है। और एक अवयस्क व्यक्ति होता है उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, अवयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, इस प्रकार से वो साझेदारी संबंधी अनुबंध नहीं कर सकता। इस दृष्टि से एक अवयस्क या जो नाबालिग होता है उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता। एक अवयस्क नाबालिग होता है उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक अवयस्क साझेदार जो होता है सभी साझेदारों की सहमति से केवल लाभ के लिए उसको साझेदार बनाया जा सकता है, लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। इस प्रकार से अवयस्क द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वहां तक उसका दायित्व सीमित होता है, वहां तक उसका दायित्व सीमित होता है। उसको फर्म के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता, लेकिन वह चाहे तो खाते वगैरह जो होते हैं उनको देख सकता है, उनकी जांच कर सकता है, उनको देख सकता है, लेकिन प्रबंध संचालन जो होते हैं उसमें भाग नहीं ले सकता। अवयस्क व्यक्ति जो होता है उसकी हिस्सेदारी केवल लाभ में होती है, हानि के लिए वह जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। लेकिन जब वह वयस्क हो जाता है, जब उसकी उम्र 18 साल हो जाती है, तो एक अवयस्क जो है अब आगे की स्थिति है कि वह साझेदार रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये आगे की पोजीशन होती है। तो इस प्रकार से एक अवयस्क जो होता है उसके आगे के लिए जो उसका सीमित दायित्व था वो अब असीमित दायित्व हो जाएगा।
दूसरी जो साझेदार है उसी प्रकार से उसका दायित्व असीमित हो जाएगा और सभी प्रकार से अधिकार कानून वगैरह जो होते हैं वो उसके ऊपर भी उसी प्रकार से लागू होंगे जो अन्य साझेदारों के ऊपर लागू होते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं एक नाबालिग या अवयस्क व्यक्ति होता है उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन केवल लाभ के लिए सभी साझेदारों की सहमति से उसको साझेदार बनाया जा सकता है। उसके लाभ में हिस्सेदारी होती है, हानि भी नहीं होती। और जब वह अवयस्क से वयस्क हो जाता है उस स्थिति में उसके दायित्व भी उसी प्रकार से हो जाते हैं जो अन्य साझेदारों के होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक में इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। मेन जो अपना मूल टॉपिक था वो तो उसका नाम था पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है समामेलन या पंजीयन, ये मेन टॉपिक है। इसके बारे में एक बात हम लोगों ने ये पढ़ी कि फर्म का पंजीयन करवाना ऐच्छिक होता है, अनिवार्य होता है। एक फर्म का पंजीयन नहीं करवाने पे साझेदारी व्यवसाय पे कौन कौन से प्रभाव होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि साझेदारी का पंजीयन नहीं करवाने पे फर्म को क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद में फर्म का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, ये 3 प्रमुख बातें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद में एक नाबालिग साझेदार बन सकता नहीं बन सकता, उससे संबंधित जो नियम वगैरह जो होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से अध्ययन किया। तो ये 3 बातें आज हम लोगों ने पढ़ी। ये साझेदारी संबंधी अपना जो पोर्शन था वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद में 3 कंप्लीट हो गए। सोल ट्रेड अपना कंप्लीट हो गया, हिंदू अविभाजित परिवार या जॉइंट फैमिली बिजनेस ये भी अपना कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस ये भी अपना कंप्लीट हो गया। और कल अपन शुरू करेंगे इसके आगे का जो है वो है सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बार बार